Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद खान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबिट्स। जैसे आप लोगों को मालूम है कि संडे को एमडी होने जा रहा है, तो 2 दिन हमारे पास रह गए हैं। अब 2 दिनों में आप लोगों ने करना क्या है कि जिस चीज़ को मैं आप लोग वीक हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोग बायो ले लें। बायो अगर आप लोग जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, अभी लास्ट 2 दिन है, सो इसमें मैं तो कहता हूँ कि बायो को रीड ज़्यादा से ज़्यादा दें, और केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको देखा करें, उसको रीड दिया करें। क्योंकि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। सो अभी आखिरी 2 दिन है, आप लोग बायो और स्पेशली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो पोर्शन है उसको जितना ज़्यादा रीड दे सकते हो वो करें, वो आप लोग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। हमने एमडीकेट्स एक स्पेशल सेशन स्टार्ट की थी जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 9 चैप्टर हो गए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की डिमांड पर कि सर ये रिस्पायरेशन जो चैप्टर हैं ये हमारा वीक है, सो काइंडली ये करें। ये हमने मुख्तलिफ MCQs उठाए हैं, कंसेप्चुअल MCQs उठाए हैं। आज इंशाल्लाह रिस्पायरेशन हम करेंगे, पूरी वीडियो में पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे। 30-35 मिनट में इंशाल्लाह ईजिली हो जाएगा। बड़े सिंपल MCQs हैं, और क्या है जो बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है वो सिर्फ हमने उठाए हैं, बाकी हमने टच नहीं किया है। टाइम कम है, सो मैं कहता हूँ कि जितने कम टाइम है मैं आप लोगों को ये सारा कुछ करवा सकूँ। तो चलते हैं अपने MCQ की तरफ। हम कहते हैं कि डिफ्यूजन इज़ द ओनली इफेक्टिव और डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इज़ द ओनली इफेक्टिव और द डिस्टेंस ऑफ। कहते हैं कि डिफ्यूजन कितने जगह तक, मतलब कितने स्पेस तक, जगह तक क्या करती हैं, अफेक्टिव है। ए ऑप्शन 1 मिलीमीटर आर लेस, बी हमारे पास 1 मिलीमीटर आर मोर, सी हमारे पास 20 मिलीमीटर और डी हमारे पास 5 मिलीमीटर। तो बेटा याद रहेगा कि जो डिफ्यूजन है हमारे पास ये इफेक्टिव है कितना जगह पर, 1 मिलीमीटर आर लेस, यानी इस लेंथ पर क्या है, डिफ्यूजन इफेक्टिव है। अच्छा, ये MCQs बेसिकली हमने मुख्तलिफ पास पेपर से उठाई हुई हैं और साथ साथ में जो मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक से वहाँ से भी उठाए हैं। लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट 30 मिनट में आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, यानी रिवीजन भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग के इस चैप्टर में हो जाएंगे। आखिर तक देखिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत से पार्ट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि दी ओनली विजिबल पार्ट जो बाहर से दिखाई देता हो वो विजिबल पार्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ए ऑप्शन हमारे पास नोज, बी हमारे पास आई, सी हमारे पास फेरिंग्स और डी हमारे पास क्या, लंग्स हैं। अब नोज और आई दोनों विजिबल पार्ट हैं, लेकिन पूछा किस चीज़ में है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आई तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता नहीं है, और जो फेरिंग्स और लेरिंग्स लंग्स हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं, लेकिन ये क्या है, विजिबल पार्ट नहीं है, बाहर से दिखाई नहीं देते। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज नोज। नोज इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर जगहों पर आया है, ये याद रखे, सिंपल सा है। फिर कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ। ये जो हमारी नाक है ये किस चीज़ से कंपोज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ए ऑप्शन बोन, बी कार्टिलेज, सी हमारे पास फिब्रो फैटी टिश्यू और डी हमारे पास आल। हमारी जो नाक है ये बोन भी इसमें है, कार्टिलेज भी है, और साथ साथ में फिब्रो फैटी टिश्यूज भी हैं। ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन का क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड कैपिलरीज हेल्प टू वार्म द ब्लड टू अ टेम्परेचर ऑफ। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये कहते हैं कि ब्लड को वार्म करती है, क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है, कितने टेम्परेचर तक। ए ऑप्शन हमारे पास 37 डिग्री, बी हमारे पास 20 डिग्री, सी हमारे पास 30 डिग्री, डी हमारे पास 50 डिग्री। तो ये आप लोग की बुक में दिया गया है, आप लोग की बुक में ये में लिखा है। याद रखें कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो वार्म करती है ब्लड को अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहते हैं द शेप ऑफ फेरिंग्स इज। फेरिंग्स का जो शेप है वो कैसा है। ए ऑप्शन कोन, बी हमारे पास राउंड, सी हमारे पास लाइनर और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। पूछते ये हैं कि जो फेरिंग्स का शेप है ये हमारे पास कैसा है। तो ये भी आप लोग के बुक में लिखा है, अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर ना भी देखा हो तो मैं बता देता हूँ कि फेरिंग्स जो है हमारे पास ये कौन शेप्ड ऑर्गन है, सही है, हमारे पास क्या है, कौन शेप्ड है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा MCQs भी आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अक्सर जगहों पर आया है। ये लाजमी याद रखिए कि फेरिंग्स ऐसे एक ऑर्गन है जो बोथ रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं
कि कौन है जो दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो, मौजूद हो। फेरिंग्स दिया होगा, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, कुछ भी दे सकते हैं। सो याद रखें कि जो हमारे पास फेरिंग्स है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है, रेस्पिरेटरी में भी होता है, प्लस हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर जगहों पर आया है, इन्हें स्किप ना करें। सही है, ये हमारे पास क्या हो गई, फेरिंग्स। सही है, ये हमारे पास फेरिंग्स हो गई। फिर चलते हैं कि फंक्शन ऑफ लेरिंग्स इज, हमारे पास जो लेरिंग्स है उनका क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन होता है। ए ऑप्शन हमारे पास एयर कैनाल, बी हमारे पास आर्गन ऑफ वॉइस, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन ऑफ दिस या फलाना फलाना। तो याद रखें कि जो लेरिंग्स है हमारे पास या आर्गन ऑफ वॉइस है, यानी वॉइस क्या प्रोड्यूस करती, कौन प्रोड्यूस करता है, लेरिंग्स। सो आर्गन ऑफ वॉइस हमारे पास कौन सी हो गई, लेरिंग्स। फेरिंग्स और लेरिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना, नाम एक जैसे हैं, सो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फेरिंग्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और लेरिंग्स फिर हमारे पास क्या है, ये आर्गन ऑफ वॉइस है। फिर कहते हैं डैश फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। कहते हैं कि कुछ फाइब्रस बैंड्स हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और वो क्या किधर मौजूद होते हैं, लेरिंग्स में मौजूद होते हैं। तो वो कितने फाइब्रस बैंड्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो याद रखें हमारे पास 2 फाइब्रस बैंड्स हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहते हैं, और वो वोकल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होते हैं, लेरिंग्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अगर पेयर में दे दें, एग्जामिनर सिर्फ आप लोग को कंफ्यूज करना चाहता है, उनकी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह स्टूडेंट को मैं गलत करूं। चीज़ सेम दी होती है, लेकिन आप लोग को वहाँ पर क्या करता है, क्योंकि आप लोग टाइम भी देखते हैं, आप लोग थोड़ा स्ट्रेस भी होता है इंसान पर ना, तो सिर्फ अगर आप लोग एक छोटी सी गलती करोगे तो आप लोग अपना एमसीक्यूज को बैठेंगे और अपना एमसीक्यूज गलत कर देंगे। सो अगर यहाँ पर पेयर दे दें कि डैश पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स, फिर आपने 2 पेयर को नहीं कि सर ने बताया था कि 2, फिर आपने 1 को क्लिक करना है। पेयर अगर दे दे, अगर वैसे दे दे तो फिर 2 फाइब्रस बैंड्स हैं हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज, हमारे पास जो ट्रेकिया है इनकी लेंथ कितनी होती है। ए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, बी 10 to 11 सेंटीमीटर, सी हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर, और डी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो याद रखिए कि जो लेंथ है ट्रेकिया की वो हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा लेंथ तो इतनी हो गई, अब ये बताएं कि ट्रेकिया की डायमीटर कितनी, विड्थ कितनी है, ट्रेकिया की विड्थ कितनी है। अगर ट्रेकिया के विड्थ के बारे में आप लोग से पूछते हैं तो आपने फिर 2 सेंटीमीटर को क्लिक करना है, जो हमारे पास विड्थ है किस चीज़ की, ट्रेकिया की हमारे पास लेंथ हो गई 10 to 12 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। फिर कहते हैं मेल हैव लार्जर वोकल कॉर्ड्स एंड हैव, ए ऑप्शन हमारे पास है नॉर्मल पीएच, बी हमारे पास लो पीएच, और सी हमारे पास हाई पीएच। ये कहते हैं कि यार मेल जो हैं इनके क्या है, वोकल कॉर्ड्स लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनकी पीएच कैसी होती है, लो होती है, नॉर्मल होती है, हाई होती है। तो याद रखिए कि जो मेल हैं उनका वोकल कॉर्ड्स बड़े होते हैं, लार्जर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और उनका जो पीएच है वो लो पीएच होते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर बनता है कि अच्छा मेल की तो ये हो गई, अब फीमेल की बताएं, वुमेन के बताएं कि वीमेन में कैसा होता है। सो वीमेन में ये होता है कि ये जो पीएच होती है वो हाई पीएच होती है, और जो लार्जर वोकल कॉर्ड्स की जगह पर यहाँ क्या होते हैं, स्मॉलर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, पीएच ज़्यादा होती है और वोकल कॉर्ड्स कम होते हैं, जबकि मेल में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स ज़्यादा होते हैं और पीएच उनका लो होता है। तो ये याद रखें, कंफ्यूज ना हो। फिर कहते हैं दी वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास ब्रोंक्यूल जो है उनकी वाल किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है। ए ऑप्शन हमारे पास सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी हमारे पास लेयर ऑफ स्मूथ मसल, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। तो याद रखिए कि जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के वाल्स हैं वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर भी कंसिस्ट करता है, और साथ साथ में लेयर ऑफ स्मूथ मसल पर भी कंसिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, बोथ ऑप्शन है, सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द फर्स्ट एयरवे ब्रांच विच डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, अच्छा पहला जो फर्स्ट एयरवे पैसेज है
यानी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला वो है एयर पैसेज है या वो आर्गन है जो किस चीज़ से विच डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, जिनमें कार्टिलेज नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर जगहों पर आया है। सो याद रखें, ए ऑप्शन हमारे पास लेरिंग्स है, बी हमारे पास ब्रोंकाई है, सी हमारे पास ब्रोंक्यूल्स और डी हमारे पास एल्वियोलाई के जो एयर पैसेज वे हैं इनमें से कौन सा हिस्सा है जो क्या करता है, विच डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, जिनमें कोई कार्टिलेज नहीं होती। तो ये याद रखें कि ब्रोंक्यूल हमारे पास ऐसा वो है हिस्सा है वे रिस्पायरेटरी सिस्टम का या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का कि हमारे पास वो कोई भी कार्टिलेज नहीं रखते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन्हें स्किप ना करें, इन्हें सीखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट, द एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय। अब लंग्स में जो एयर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, यानी जो हमारे लंग्स में हवा की तकसीम होती है, उन्हें कौन कंट्रोल करते हैं? कौन साहब हैं हमारे लंग्स में जिन वो जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें कंट्रोल करते हैं? तो वो साहब क्या है? वो साहब हमारे पास लेरिंग्स है, वो साहब हमारे पास ब्रोंकाई है, वो साहब हमारे पास ब्रोंक्यूल हैं, क्या वो साहबा हमारे पास एल्वियोलाई हैं? सही है, मजाक कर रहा हूँ। कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है लंग्स में कौन कंट्रोल करता है? लेरिंग्स करता है, फेरिंग्स करता है, ब्रोंक्यूल्स करता है, या हमारे पास ब्रोंकाई करता है। तो याद रखें कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये हमारे लंग्स में एयर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। सो याद रखें, दो चीज़ें हो गई कि ब्रोंक्यूल पहले ये है कि विच डू नॉट हैव एनी कार्टिलेज। सही है, ब्रोंक्यूल के पास कोई कार्टिलेज नहीं होती या किसी कार्टिलेज पर मुश्तमिल नहीं होता। और दूसरा जो हमारे लंग्स में एयर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ राइट लंग इज़, हमारे पास दो लंग्स है, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। अब पूछते हैं क्वेश्चन में कि राइट लंग की जो है वो वॉल्यूम कितनी है बाय परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज कितनी है हमारे पास? ए ऑप्शन 56%, बी हमारे पास 44, सी हमारे पास 66 और डी हमारे पास 36। तो याद रखिए कि जो हमारे पास राइट लंग है इनकी परसेंटेज कितनी होती है? 56% होती है बाई वॉल्यूम। और इसी तरह बाकी कितना बचता है? 44% बचता है वॉल्यूम। 100 में से हम लेते हैं तो 56 हो गई राइट लंग की। अगर दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर है, अगर लेफ्ट लंग की आप लोगों से पूछते हैं तो फिर आपने 44% को क्या करना है? क्लिक करना है। एग्जामिनर अगर आप उससे पूछते हैं कि यार जो वॉल्यूम है वो कितनी परसेंट है किस चीज़ की? लेफ्ट लंग की हमारी, तो वो हमारे पास 44 है और जो राइट लंग्स है हमारे वो 56% है बाई वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर तीसरा एमसीक्यू भी बनता है कि ये जो राइट लंग है ये कितने लोब्स पे कंटेन करता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने लंग्स लोब हैं राइट लंग में? तो याद रखें कि राइट लंग में हमारे पास कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। सही है, 3 लोब्स होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ये जो लेफ्ट लंग है इनमें कितने लोब्स होते हैं, तो इनमें हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। तो ये आप लोग के 4 एमसीक्यूज हो गए। राइट लंग का वॉल्यूम हमारे पास 56% होता है, लेफ्ट लंग का हमारे पास 44% होता है, राइट लंग जो होती है वह हमारे पास 3 लोब्स पे कंटेन्स करती है और लेफ्ट लंग जो हमारे पास है वो 2 लोब्स पे कंटेन्स करती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्पेशल सेल्स इन एल्वियलस सिक्रीट अ डिटर्जेंट लाइक केमिकल ऑन इनसाइड लाइनिंग ऑफ एल्वियलस कॉल्ड। कहते हैं कि कुछ स्पेशल सेल्स हैं एल्वियलस में जो सिक्रीशन करते हैं। किस चीज़ की सिक्रीशन की? डिटर्जेंट लाइक केमिकल्स, किसी एक केमिकल की सिक्रीशन करते हैं ऑन इनसाइड लाइनिंग ऑफ एल्वियलस, यानी एल्वियलस के इनसाइड में। उन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं या सिक्रीशंस कहते हैं। तो याद रखें कि जो हमारे पास इनसाइड जो हमारे केमिकल वो करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट कहते हैं। सही है, ये हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारे पास एमसीक्यू है कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ लंग इज, कि जो हमारी लंग है उनका नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर, बी हमारे पास 0.5 लीटर, सी हमारे पास 1.5 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 एमसीक्यूज हैं। ये 3 क्या है? सिर्फ ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 3 एमसीक्यूज हैं। वो कैसे? पहले तो याद रखिए कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ लंग हमारे पास 5 लीटर है। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग इज 5 लीटर।
अब अगर यहाँ पर आपसे पूछे, एक होता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, एक होता है रेसाइडल वॉल्यूम। अब मैं डी पे नहीं जाना चाहता कि टाइडल क्या होता है, रेसाइडल क्या होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि टाइडल वॉल्यूम की हमारे पास कितनी होती है लंग में, वो आप लोग के पास होती है 0.5 लीटर। दूसरा एमसीक्यूज, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हमारे पास 0.5 लीटर, और अगर कहे कि रेसाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, वो आप लोग के पास होती है 1.5 लीटर। जो हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम है ऑफ लंग वो हमारे पास 5 लीटर, टाइडल वॉल्यूम की जो है हमारे पास वो 0.5 लीटर, और रेसाइडल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 1.5 लीटर। तो ये तीनों याद करें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज, वो वॉल्यूम जो एयर की क्या हो, एक्सचेंज हो ड्यूरिंग द ब्रीथ इन एंड आउट, जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं, इन क्वाइट ब्रीथिंग यानी क्वाइट ब्रीथिंग में। एंड दिस इज अबाउट, अब ये अब क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है या रेसाइडल वॉल्यूम है। ये बेटा याद रखें कि ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, जो क्वाइट ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं आउट भी और इन भी, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, सही है। अब वो चीज़ें आप लोग को टाइडल वॉल्यूम और रेसाइडल वॉल्यूम ये तो आप लोग की यहाँ पर हो गई, मैंने जो कहा था कि डीप में नहीं जाना, लेकिन ये तो एमसीक्यूज आ गए सामने। तो याद रखें कि जो हम इन और आउट करते हैं किसी चीज़ को, एयर को यानी ब्रीथिंग में, उनको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब रेसाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है, कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन एंड दिस इज अबाउट, यानी वो क्या वॉल्यूम, एयर का वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में रह जाता है, इवन अगर हम क्या करें, फोर्सेबल क्या करें, एक्सपायरेशन करें, हम सांस ले लिया, हमने सांस लिया, हमने क्या किया, एक्सपायरेशन किया, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे लंग में थोड़ी बहुत वॉल्यूम यानी हवा की वॉल्यूम रह जाती है, फिर वो हमारे पास रेसाइडल वॉल्यूम हो गई। टाइडल रेसाइडल की समझ आ गई। टाइडल वो जो हमारे क्वाइट ब्रीथिंग में जब है हम नॉर्मल होते हैं ना, अब ये हमने इन भी किया एयर और आउट भी किया, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। रेसाइडल वॉल्यूम जब हम सांस लेते हैं और जब दोबारा सांस छोड़ देते हैं आउटसाइड, लेकिन हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम रह जाता है एयर का, वो हमारे पास फिर रेसाइडल वॉल्यूम के तहत। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ पर इन दो चीज़ों की समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। द ब्रीथिंग सेंटर कम्युनिकेट्स विद इंटरकास्टल मसल बाई, ये जो ब्रीथिंग सेंटर है इनकी कम्युनिकेशन है किस चीज़ के साथ, इंटरकास्टल मसल के साथ। अच्छा, इंटरकास्टल मसल के साथ तो कम्युनिकेशन है ब्रीथिंग का, लेकिन किस चीज़ के थ्रू है, इंटरकास्टल नर्व्स के थ्रू है, फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू है या ह्यूमेरियल नर्व के थ्रू है। हमारे पास ऑप्शन जो सही है वो हमारे पास इंटरकास्टल नर्व है। ब्रीथिंग सेंटर कम्युनिकेट करता है इंटरकास्टल मसल से, कौन से नर्व के थ्रू, इंटरकास्टल नर्व के थ्रू। अब एग्जामिनर अगर आपको लोग एग्जाम वो क्वेश्चन चेंज करे कि अच्छा ये तो ब्रीथिंग कम्युनिकेट करता है इंटरकास्टल मसल से, इंटरकास्टल नर्व ये तो आप लोग को आता है, तो बेटा अब ये बताएं कि ये जो ब्रीथिंग सेंटर है वो कम्युनिकेट अगर करे किस चीज़ से, इंटरकास्टल मसल से नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दें डायफ्राम का, फिर आप लोगों ने कौन सा नर्व क्लिक करना है, कौन सा आंसर को क्लिक करना है, वो हमारे पास फिर फ्रेनिक नर्व है। अगर एग्जामिनर यहाँ पर के इंटरकास्टल मसल की बजाय आप लोग को डायाफ्राम देते हैं, फिर आपने फ्रेनिक नर्व को वो क्या क्लिक करना है, सही करना है। सही दो एमसीक्यूज यहाँ पर आप लोग के हो गए। फिर कहते हैं इंस्पायरेशन इज अ प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, बोथ या डी हमारे पास नन ऑफ दिस। हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव है, पैसिव है, कौन सा है, तो याद रखें सिंपल सा है कि ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। अगर पूछे कि एक्सपायरेशन कौन सा प्रोसेस है, इंस्पायरेशन को एग्जामिनर चेंज कर दिया किस चीज़ में, एक्सपायरेशन में, फिर वो हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस वाइल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। सो काइंडली आप इनको क्या करें, ये याद रखें। फिर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओ है हमारे पास ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन में, लेकिन कौन सी, एज अ ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
ए ऑप्शन 97%, बी हमारे पास 3, सी हमारे पास 100, डी हमारे पास नन। तो याद रखें कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है एज एन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, उनकी कितनी परसेंट होती है? 97% ऑक्सीजन एज एन ऑक्सी हेमोग्लोबिन की क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा MCQs भी आता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा 97% तो एज एन ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई, लेकिन ये जो बाकी 3% बचता है वो कौन करता है? तो याद रखें कि जो हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जगह पर अगर मैं इसको प्लाज्मा कर दूँ कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बाई प्लाज्मा, वो हमारे पास फिर 3% है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, और जो प्लाज्मा है वो हमारे पास 3% को क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये आप लोग का दूसरा MCQs हो गया। इंपॉर्टेंट MCQs है ये दोनों, आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का। ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन एक एंजाइम के मौजूदगी में उस एंजाइम का नाम बताएं। ए ऑप्शन कार्बनिक एनहाइड्रेज, बी कार्बनिक एसिड, और सी हमारे पास है कार्बोनेज। तो याद रखें कि जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में मिलते हैं तो इनमें कोई दोस्ती नहीं होती, सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक मियाँ है, एक बीवी है, सही है। मियाँ बीवी आपस में क्या है? इनकी सुलह नहीं होती, ये नाराज़ हैं। अब इनकी नाराज़गी के लिए ख़त्म करने के लिए बीच में कोई ना कोई तो आएगा, सही है। जब इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सुलह होती नहीं है, तो एक एंजाइम आ जाता है, कहीं दूर का वो रिश्तेदार होता है या पड़ोसी होते हैं। सो वो कहते हैं कि यार ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, यार आप लोग अच्छे लोग हो, आ जाए आपस में मिले, गले लगे, गिले शिकवे दूर करें। सो वो कौन सा एंजाइम है जो आता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के पास कि आप लोग अपने शिकवे दूर करें और आपस में सुलह करें? उस एंजाइम का नाम हमारे पास क्या है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो खैर फिर भी सीख ले कि कार्बनिक एनहाइड्रेज बाइंड करता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को आपस में। फिर कहते हैं 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs अक्सर जगहों पर आया है कि जो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन है वो कितने मोल ऑक्सीजन से क्या करता है? कंबाइन होता है, मिलता है। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है? 1.34, 2.34, 1.99, सी डी हमारे पास 3.0। तो याद रखें कि जो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के कितने मोल के साथ? 1.34 मोल के साथ कंबाइन होता है, सही है, ये याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास द आर्टीरियल ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज। हमारे पास आर्टीरियल ब्लड क्या पूछा है कि इनकी कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? द आर्टीरियल ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ए ऑप्शन 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, बी ऑप्शन हमारे पास 19.4 मिलीलीटर इधर पर 100 मिलीलीटर लिखे हैं, और सी हमारे पास 14.4 मिलीलीटर पर 100 मीटर, तो डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए कि जो यहाँ पर अब 3 MCQs हैं, दोबारा ये एक MCQs नहीं है, 3 MCQs हैं। वो कैसे मैं बता देता हूँ कि जो आर्टीरियल ब्लड कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो हमारे पास है 19.4 मिलीलीटर। ये ज़बानी आप लोग याद करें। अगर उधर तो सॉल्व किया है, एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आप लोग को MCQ उठाए हैं क्योंकि टाइम कम है, अब साल तो हम कर नहीं सकते हैं। सो अगर साल नहीं भी होता, आप लोग को वो आता नहीं है, तो सिंपल याद रखिए कि आर्टीरियल जो ब्लड कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो 19.4 मिलीलीटर है। अब ये 14.4 किस चीज़ की है? अगर वेनियस ब्लड कैपेसिटी इन ऑक्सीजन आपसे पूछे तो ये हमारे पास 14.4 है। ये कौन सी है? ये वेनियस की है। ऑक्सीजन जो आर्टीरियल ब्लड कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो 19.4 मिलीलीटर है,
और अगर आपसे आर्टीरियल की जगह पर यहाँ पर वेनियस ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन पूछे, फिर आपने 14.4 को क्लिक करना है। ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यूज होगा। और तीसरा ये 20 आप क्या बोला है, अगर आप लोगों से आर्टीरियल नहीं पूछते, यहाँ पर वेनियस नहीं पूछते, आर्टीरियल और वेनियस की जगह पर यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ब्लड कैपेसिटी लिखते हैं। यानी क्वेश्चन यूं चेंज होता है कि द नॉर्मल ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर नॉर्मल ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछे, फिर आपने 20 मिलीलीटर को क्लिक करना है। ये हमारे पास मैं लिख देता हूँ नॉर्मल ब्लड कैपेसिटी है, सही है। सो 3 एमसीक्यूज हो गए। नॉर्मल ब्लड कैपेसिटी हमारे पास 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर। आर्टीरियल जो हमारे पास ब्लड कैपेसिटी है ऑफ ऑक्सीजन वो 19.4 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, और जो वेनियस ब्लड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो 14.4 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर। ये तो आप लोग के 3 हो गए। फिर कहते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है ब्लड में एज बाइकार्बोनेट आयन, सही है। अल्फाज सुने, कैरी तो करते हैं लेकिन कौन से, एज अ बायोकार्बोनेट आयन वो कितनी परसेंट कैरी करता है, 70%, 23% या हमारे पास 7%। तो यहाँ पर फिर आप लोग के 3 एमसीक्यूज हैं। पहले तो ये याद रखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन वो सबसे ज़्यादा होती है, वो 70% होती है। तो याद रखिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, कैरिड होती है किस चीज़ में, ब्लड में, वो कौन करता है, एज अ बायोकार्बोनेट आयन करते हैं, सही है। एज अ बायोकार्बोनेट क्या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, कैरिड होती हैं, वो 70% है। अब अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन की जगह पर अगर यहाँ पर चेंज कर दे एज अ कार्बोक्सी, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ कौन सा है, 70%, हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कर दें, बाइकार्बोनेट आयन को अगर चेंज कर दे कार्बोक्सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कर दें, सही है। आप लोगों को तभी पता चल गया कि बाइकार्बोनेट आयन में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कैरिड होती हैं वो 70% होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर चेंज करता है क्वेश्चन को कि यार मुझे नहीं कैरी करना एज बाइकार्बोनेट आयन, मुझे कैरी करना है कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, वो कितनी परसेंट होती है, वो फिर आप लोग के 23% होगी, सही है। ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यू होगा। तीसरा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि यार न मैंने एज अ बाइकार्बोनेट आयन कैरी करना है कार्बन को, या ना मैंने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कैरी करना है, सही है, एज अ कार्बन को एज अ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भी कैरी नहीं करना, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है एज अ प्लाज्मा, फिर वो आप लोग का 7%, सही है। अगर आपसे एग्जामिनर कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं लेकिन कहते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन, फिर आपने 70% जो सबसे ज़्यादा है उसको क्लिक करना है। अगर आपको कहते हैं कि नहीं एज अ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कितनी परसेंट होती है, तो वो 23% होती हैं। और अगर आपसे पूछे कि एज अ प्लाज्मा कितनी कैरी होती हैं, तो वो हमारे पास 7% होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कार्बन CO2 combines with H2O to form carbonic acid in the presence of enzyme। ये तो मैंने ऊपर कर भी दिया था लेकिन खैर यहाँ पर फिर आ गया। कहते हैं कि CO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ और उससे क्या बनता है, एक एसिड बनता है जिन्हें हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2CO3। और वो किस चीज़ के थ्रू मीन्स आपस में क्या होते हैं, ये कार्बनिक एसिड किस तरह बनता है। कहने का मकसद ये है कि CO2 है यहाँ पर H2O है, यहाँ ये क्या आपस में कंबाइन होते हैं, इनसे क्या बनता है, ये कंबाइन हो गए, एक कार्बनिक एसिड बन गया जिनका फार्मूला क्या है, H2CO3। अब ये कार्बनिक एसिड जो कार्बन और वाटर आपस में मिले हैं, ये कौन से एंजाइम के थ्रू मिले हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज के थ्रू मिले हैं, ऑक्सीडेज के थ्रू मिले हैं, या कार्बनिक एसिड के थ्रू मिले हैं। तो याद रखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज ऊपर भी किया था, यहाँ पर फिर हो गया कि कार्बन जो है हमारे पास कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाता है कौन, कार्बनिक एनहाइड्रेज, जिनसे बनता है क्या, कार्बनिक एसिड, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, H2CO3। सो ये आप लोग का MCQs हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द अपोजिट मूवमेंट ऑफ H2CO3 एंड Cl नेगेटिव इज कंट्रोल्ड बाय।
जो अपोजिट मूवमेंट होती है कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 की और क्लोराइड आयन के जो Cl नेगेटिव है हमारे पास, ये कौन कंट्रोल करता है? ए ऑप्शन क्लोराइड शिफ्ट, बी हमारे पास हैम्बर्गर फिनोमेना, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। तो ये आंखें बंद करके लगाएं कि जो हमारे पास अपोजिट मूवमेंट है किस चीज़ की, कार्बनिक एसिड की और क्लोराइड आयन की, ये क्या करता है? हेज़नबर्ग फिनोमेना या हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट, इसको दोनों कहते हैं। सो ये दोनों कंट्रोल करता है, ये एक ही चीज़ है। सो हमारे पास ऑप्शन जो है कौन है? ये हमारे पास बोथ का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय, सही है। अच्छा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय, ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये किस चीज़ के थ्रू इंक्रीज होती है? ए ऑप्शन हेमोग्लोबिन, बी हमारे पास लेग हेमोग्लोबिन, सी हमारे पास मायोग्लोबिन। तो याद रखिए कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है किस चीज़ के थ्रू? हेमोग्लोबिन के थ्रू इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी किस चीज़ के थ्रू इंक्रीज होती है? हेमोग्लोबिन के थ्रू इंक्रीज होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये ऑक्सीजन जो स्टोर होती है मसल सेल में, दूसरा MCQ यहाँ पर मैं बता देता हूँ ज़बाने कि ऑक्सीजन स्टोर होती है मसल में, कौन सी मसल में, किस तरह, कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, लेग हेमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? तो याद रखिए कि जो ऑक्सीजन की स्टोरेज होती है मसल सेल में वो मायोग्लोबिन में होती है, सही है। ये आप लोग को दूसरा MCQ। अच्छा, तीसरा भी मुझे यहाँ पर याद आ गया कि हम तो कहते हैं कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में बाइंड कर लेते हैं, वो जो मैंने यहाँ पर बता दिया कौन से एंजाइम के थ्रू? कार्बनिक एनहाइड्रेस। लेकिन यहाँ पर MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि वन हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है? तो याद रखें कि 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। एक हेमोग्लोबिन जब बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ तो कितने के साथ होता है? 4 ऑक्सीजन के साथ। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया है। आप लोग का सिर्फ कल एक दिन रह गया है, आज तो दिन तकरीबन गुजर गया है। ये वीडियो तो इंशाल्लाह आप लोग को 4-5 बजे तक असर टाइम आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन कल सिर्फ एक दिन रह गया है। सो जिन्होंने पढ़ा है उनको बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। सो आखिरी दिन है, कोई टेंशन ना ले, जितना पढ़ा है ज़्यादा है, जितना या आता है वो ज़्यादा है। ये न समझे, ये न सोचे कि मेरा वो रह गया, मेरी वो चीज़ रह गई। बस जो रह गया, जो हो गया वो हो गया, सही है। आप कुछ नहीं बनता। सो अब आप लोग अपने आप को आज तो पढ़ें, कल भी सेकेंड टाइम तक पढ़ें, फिर आप लोग अपने आप को रिलैक्स करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर अल्लाह की देखो आप लोगों ने अपनी मेहनत की जो है ना वो आप लोगों ने की है। बाकी अभी किस्मत की बात है। अगर आप लोग का किस्मत लिखा है एम मेडिकल में तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं है खुदा न खास्ता तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मेडिकल के अलावा भी बहुत दुनिया भरी पड़ी है। मैंने ख़ुद भी दिया है MD केट, लेकिन नहीं हो सका। सो अभी भी ज़िंदा हूँ, आप लोग के सामने हूँ, जी रहा हूँ और ख़ुशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये नहीं है कि बस मेडिकल नहीं हुआ सो फिर आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूँगा कि अगर मुझसे हो सके एक छोटी मोटिवेशन वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊँ और कल तक अपलोड कर दूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगर हो सके तो मैं कोशिश अपनी ज़रूर करूँगा। और बाकी ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब 3 चैप्टर रहते हैं। मैंने तो कल आप लोग को बता दिया था कि जो इनहेरिटेंस चैप्टर है और बायोएनर्जेटिक है वो तभी हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत लेंथी हैं। सो मेरे भी स्टेमिना बिल्कुल डेड हो गया है, 3-4 दिनों से लगातार लगा हुआ हूँ। वो तो हम कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं आप लोग को टेस्ट अरेंज करके दे रहा हूँ वो तो इंशाल्लाह हम वहीं पर करेंगे। जो 35 MCQs इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा कल असर तक 30-35 MCQs में करवाऊँगा जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल होंगे, जो मेरी सोच में कि यार ये आ सकते हैं। सो वो तो मैं वहीं पर करवाऊँगा। पीछे और हमारे चैप्टर रह गए हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट और जो हार्मोनल कंट्रोल है, नर्वस भी और केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है हमारे पास बेसिकली। सो वो हमारे रह गए हैं। बेसिकली मैं तो नहीं चाहता था कि कोई चैप्टर रह जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये सेशन लास्ट स्टार्ट किया, हमारे जहन में ये बात लास्ट में याद आई। सो इसी वजह से सॉरी फॉर दैट ऑल। बट अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें
कि ये जो 3 चैप्टर रहते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट और जो केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इनमें से कल मैं आप लोग के लिए कौन सी रिकॉर्ड करूं वीडियो और आप लोग को दे दूं, जो आप लोग डिमांड करेंगे, जो आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह वो करूंगा। तब तक के लिए बाकी जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक पूरा दिन है, 2 पूरे दिन है अभी फ़िलहाल, होप लूज़ ना करें, बल्कि जाइए। जो हमने चैप्टर किए हैं 10 चैप्टर हमारे हो गए हैं, वो आप लोग देखिए, आधे घंटे में आप लोग के रिवीजन हो जाएगी और इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो वो ज़रूर देखिए। बाकी इंशाल्लाह आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और साथ साथ में मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।